हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉर्म करा था जो सेम सेक्स मैरिज केस की हेयरिंग करेंगे। क्या है ये सेम सेक्स मैरिज केस, किस रीजन की वजह से एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लेकर आए, इसमें सेंटर का क्या स्टैंड है, किस किस तरीके से इस पर्टिकुलर इशू पर अगर हम बात करें कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है, भारत सरकार का क्या स्टैंड रहा है, आज की क्लास में हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि ये इशू न्यूज में किस कारणवश से था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस करा कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया जाएगा जिसको हेड करेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़। और यहाँ पे ये सीरीज ऑफ पेटिशन को सुनने वाले हैं जहां पे बात की जा रही है या रादर बहुत सारे प्लीज को फाइल किया गया था कि हम कैसे लीगल रिकग्निशन दे सकते हैं सेम सेक्स मैरिज को। इसी के साथ साथ इनके साथ जो बाकी के चार जजेस आएंगे जो कि इस या चार एसोसिएट जजेस जो कि इस बेंच का पार्ट होने वाले हैं, वी हैव जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंदर भट्ट, हिमा कोहली एंड जस्टिस पी एस नरसिम्हा। ये पांचों जज रादर दिस फाइव जजेस बेंच विल बी डिसाइडिंग अपॉन, विल बी हेयरिंग द केसेस कि क्या लीगल रिकग्निशन मिलना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को या नहीं, क्या है ये मामला, कौन से पर्टिकुलर एक्ट में चेंज लाने की कोशिश करता है, क्यों ये कितना पिवटल रोल प्ले करता है भारत के लिए, आइए जानते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन हेयरिंग मल्टीपल पेटिशनर्स। बहुत सारे पेटिशनर्स ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि जो समलैंगिक विवाह होता है, सेम सेक्स मैरिजेस होते हैं, एज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 या जो स्पेशल लॉ है उसके तहत इसको लीगल रिकग्निशन मिल जाना चाहिए। पेटिशनर्स ने कंटिन्यूसली इस चीज को क्लेम करा है कि भाई जो अभी तक नॉन रिकग्निशन मिला हुआ है सेम सेक्स मैरिजेस को, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे एलजीबीटीक्यू प्लस कपल्स होते हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनके अगेंस्ट भेदभाव होता है। A lot of time these petitioners have said कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 का, उन्होंने उसको साइट करा है, उसके एग्जांपल्स दिए हैं और ये बोला है कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को भी एक्सटेंड करे और इंश्योर करे कि कोई भी दो जेंडर्स के बीच में जो मैरिज है, रादर मैरिज को जेंडर न्यूट्रल कर दें किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, irrespective of the fact whether the marriage is between a male and a female, female female or a male and a male। अगर हम कभी भी बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की, द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, ये एक स्पेशल एक सिविल मैरिज को से रिलेटेड लॉज है जो कि अपने पर्सनल लॉज के तहत शादी नहीं कर सकते। हो सकता है कोई एक्स फेथ का हो, कोई वाई फेथ का हो, इफ दे कैन नॉट मैरी टुगेदर एज पर द पर्सनल फेथ, उनको स्पेशल मैरिज एक्ट परमिशन देता है दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल लॉ, जो भी आप पर व्यक्तिगत कानून लागू होता है, आप सिविल मैरिज कर सकते हैं। क्या जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी है वो क्या चाहती है, किस चीज के लिए वो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं या वो क्यों इस अधिकार को चाहते हैं। A lot of times it has been happening कि the couples जो LGBTQIA कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो एक साथ रह जरूर सकते हैं, लेकिन लीगली वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो एक काफी डिफिकल्टी वाला सिचुएशन होता है। 2018 में भी ये केस आया था जहाँ पे नवतेज सिंह जौहर का केस आया था, wherein homosexuality was decriminalized। अब एज अ रिजल्ट ऑफ द जो नवतेज सिंह जौहर केस था, वहां पे कुछ कुछ चीजों पे फोकस किया गया, जैसे कि जो भी एलजीबीटीक्यूआई कपल्स होते हैं दे डू नॉट एंजॉय द सेम राइट एज मैरिड कपल्स। इन केस वो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट ऑप्ट चिल्ड्रन विया सरोगेसी, उनको इनहेरिटेंस के ऑटोमेटिक राइट्स नहीं मिल जाते हैं, मेंटेनेंस के राइट्स नहीं मिलते, टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी पेंशन या कंपेंसेशन का उनको भाग नहीं मिलता है अगर उनका स्पाउस का डिमाइस हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नवतेज सिंह जौहर केस में इस चीज पे भी बोला गया था कि सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा ये जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं इन पर भी काम करना चाहिए, इन प्रोविजंस पे भी चेंज लाना चाहिए। ये चीज भी बोली गई कि भाई क्योंकि भारत में रादर अक्रॉस द वर्ल्ड हम एक सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट है, मैरिज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, हाईली रेगुलेटेड होता है बाय द लॉ, बिना किसी सोशल सैंक्शन के सेम सेक्स कपल्स जो हैं दे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ लाइफ टुगेदर। कंटिन्यूअसली लोग उनको बहुत गलत नजरों से देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं उन पर। इस पर सेंटर का क्या स्टैंड है, बहुत सारे डिपोजिशंस हुए हैं इन द कोर्ट एंड आउटसाइड और सेंटर ने कंटिन्यूअसली सेम सेक्स मैरिज को अभी तक अपोज करा है, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि भाई जुडिशियल इंटरफेरेंस की वजह से जो एक डेलिकेट बैलेंस है पर्सनल लॉस का उसमें हेवॉक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जुडिशरी ने ये चीज बोली है कि क्योंकि ये लोग भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इनको भी अधिकार है सामान्य सिविल लॉस का, सामान्य सोशल कस्टम्स को फॉलो करने का और एक्सेप्टेंस का भी। तो एक काउंटर एफिडेविट
फाइल किया गया था बाय द सेंटर, जहां पे सरकार ने बोला कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है सेक्शन 377 का आईपीसी का, उसकी वजह से सेम सेक्स मैरिजेस को रिकग्निशन या लीगल क्लेम नहीं दिया जाना चाहिए। अभी सरकार ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्ड रखे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आई हैं इस पूरे इशू से, उन्होंने ये चीज बोली कि भाई नोशन ऑफ मैरिज जो है एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है, सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली नेसेसरी कस्टम है, जहां पे प्री सपोज करता है यूनियन ऑफ टू पर्संस ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो कंटिन्यूसली सरकार का फोकस रहा है कि जब हम शादी की बात करते हैं, इट हैज टू बी बिटवीन टू पर्संस ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, नॉट टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर। उनके हिसाब से कि भाई शादी का एक यही डेफिनेशन है जो सोशली, कल्चरली, लीगली आज तक इनग्रेन्ड है, और जो मैरिज का ये जो कोर कॉन्सेप्ट है कि दो लोग ऑपोजिट जेंडर के होने चाहिए, इसको किसी भी तरीके से आप डाइल्यूट मत करो, कोई भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लेकर मत आओ। तो ये चीज तो एक आर्ग्यूमेंट भारत सरकार की तरफ से आया। दूसरा आर्ग्यूमेंट आया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स पर भी है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई इफ टू पीपल irrespective of the gender they want to be together, article 21 the right to life gives them this particular right। लेकिन भारत सरकार क्या बोलती है कि अगर हम कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर को पास करें, बहुत से ऐसे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको देख सकते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उन पे लगा सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज। तीसरा चीज जो वो बोलते हैं कि मैरिज लॉज जो हैं वो कोडिफाइड लॉज या पर्सनल लॉज के तहत ही गवर्नड होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से आप सेम जो आपके सिविल लॉज है उनको लेकर मत आओ। तो इंडियन मैरिज में क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? ओनली द यूनियन ऑफ टू ऑपोजिट सेक्सेस कमिंग टुगेदर, जहां पे मैरिज लॉज इंडिया में या तो कोडिफाइड होते हैं रिलेटेड टू द रिलीजियस कम्युनिटीज या फिर पर्सनल लॉज के हिसाब से। और अगर इसमें किसी भी तरीके का इंटरफियरेंस आया तो पर्सनल लॉज में ह्यूज हेवॉक कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि ये सोसाइटल वैल्यूज पे ही बहुत बड़ा सवाल होगा। अब सरकार को ये चीज समझानी पड़ेगी और खुद भी समझनी पड़ेगी दैट द सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग। सोसाइटी स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है विच इज एवर ग्रोइंग एंड एवर चेंजिंग। यही चीज जुडिशरी कंसिस्टेंटली सरकार को समझाने की कोशिश भी कर रही है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ चेंज विच हैज टू बी एक्सेप्टेड। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं? क्योंकि 2019 में एक सवाल आया था विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन्स राइट टू मैरी। सवाल ये था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो सेफगार्ड करता है वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। वी जस्ट डिस्कस दैट इन द प्रीवियस स्लाइड, तो आपको आंसर आपके सामने पता है, बट डू टेल द आंसर इन द कमेंट्स एज वेल। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। Please like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much and have a great day, everyone.